नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आईआर का ये नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो पढ़ने वाले हैं डिटेल में। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें इंडिया और यूएस का रिलेशन मैंने पढ़ाया था। आप जा कर के आईआर का प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। आईआर के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए हैं, आपको 10 टॉपिक करीब में बताए हैं और वो 10 के 10 आपको तैयार करके मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाना है। उसमें से 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा, 2 सवाल लॉन्ग फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल पूछा जाएगा। 69 बीपीएससी में उन्होंने एक ही सवाल पूछा था, बाकी 68 में 2 सवाल पूछा था और उससे पहले भी 2-2 सवाल पूछा है उन्होंने। भारत बांग्लादेश रिलेशन को डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। एक सवाल और बच्चे पूछते हैं कि क्या ज़रूरी है कि सभी आईआर के सवालों में आप मैप बना करके दिखाएं। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है तब तक जब तक कि वो देश पड़ोसी ना हो आपके। जैसे भारत और नेपाल का संबंध पूछा जाता है, भारत बांग्लादेश का संबंध पूछा जाता है, या फिर भारत पाकिस्तान का, भारत चीन का रिलेशन पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या बनाना होगा, मैप बना करके दिखाना होगा। अन्यथा आप मैप को इग्नोर कर सकते हैं, मैप को इग्नोर करके बना सकते हैं, अपने सवाल को लिख सकते हैं। मैप पड़ोसी देश हो तभी ज़रूरी होता है। क्या पढ़ते हैं हम लोग आईआर में, मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई थी कि आईआर क्या पढ़ते हैं हम लोग, कि हमारा रिलेशन क्यों डेवलप हुआ, हिस्ट्री क्या है हमारे रिलेशन का, हमारे रिलेशन का वर्तमान में क्या है और हमारे रिलेशन का भविष्य क्या होने वाला है। क्यों चर्चा में है भारत बांग्लादेश, तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में पिछले साल स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के पश्चात, या कई सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि अमेरिकी सरकार ने रिजीम चेंज का ऑपरेशन चलाया। जिस प्रकार से पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया, उसी प्रकार से बांग्लादेश में शेख हसीना को उन्होंने सत्ता से बेदखल कर दिया और उसकी जगह पर मोहम्मद यूनुस को लेकर के आए और वो सत्ता संभाल के अभी बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला था कि मैं आते ही, सत्ता में आते ही 6 महीने के अंदर मैं इलेक्शन करवा लूँगा, लेकिन 6 महीने बीतने वाले हैं, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया है। इस कारण से ये चर्चा में है। और किस कारण से चर्चा में है, तो बांग्लादेश में जब से सरकार बदली है उन्होंने भारत को परेशान करने के लिए कि हम आपसे बराबरी के हितों में बात करेंगे और हम आपको धमकाएंगे, डराएंगे, गीदड़ भभकी देंगे। इसको सही शब्द यही होता है, मैं बोलता नहीं कभी, लेकिन यही होता है। वो पाकिस्तान के साथ में JF-17 का डील कर रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हम अलग करके बांग्लादेश से मिला लेंगे। अपना नॉर्थ ईस्ट जो है, वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट पार्टियों के ये बयान आते हैं। वहाँ की जो आर्मी है वो बांग्लादेश की आर्मी जो है पाकिस्तान की आर्मी के साथ में रिलेशंस को डेवलप कर रहे हैं, उनके एयरफोर्स के साथ में, और उनसे हथियारों के खरीद बिक्री को लेकर डील कर रहे हैं। ये सब चीज़ें घटनाक्रम है। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया आपको कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, वो तो आपको सबसे पहले पता हो। तो घटनाक्रम यही है इसका, इसी कारण से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्यों विकसित हुआ भारत और बांग्लादेश का रिलेशन। तो बांग्लादेश पहले स्वतंत्र नहीं था, पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था। अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत बुरी तरीके से बांटा था। उन्होंने भारत को बीच में छोड़ा, भारत के इधर भी पाकिस्तान और इधर भी पाकिस्तान बना करके छोड़ दिया, जिससे हमेशा हमेशा के लिए भारत जो है वो बंद करके रह जाए, भारत विकास न कर पाए, भारत कॉन्फ्लिक्ट में ही उलझ कर रह जाए। लेकिन 1971 वॉर में क्या हुआ, 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ, जिससे भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़ों करते हुए बांग्लादेश को अलग राष्ट्र के रूप में बनने के लिए पूर्ण रूप से समर्थन दिया। और भारत सरकार ने सैन्य ऑपरेशन करवा के बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना को सरेंडर भी करवाया था, जिसके पश्चात दुनिया को हमने बोला कि मुबारक हो, बांग्लादेश हुआ है, और कांग्रेचुलेसन, बांग्लादेश का फिर जन्म हुआ 1971 में। पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत के पूर्व में है पश्चिम बंगाल, लेकिन फिर उसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि बंगाल का पूर्व का इलाका ये था, बंगाल का वेस्ट का इलाका है जो अपने पास में रह गया है। अपने पास में जो रह गया है वो बंगाल, जो संयुक्त बंगाल हुआ करता था, जो भारत के पुनर्जागरण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जड़ यहीं था, यहीं से शुरुआत माना जाता है। यहीं पर सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ, सामाजिक राजनीतिक तौर पर लोग जागृत हुए। यहीं पर अंग्रेज़ों का शासन सबसे पहले शुरू हुआ था। उसके पश्चात से ये एरिया जो है बंगाल, ये राष्ट्रवाद का हब बन गया था।
लेकिन धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देते हुए बंगाल विभाजन किया गया। फिर हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा विभाजन करते 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 1947 में इसको पूर्वी पाकिस्तान के दर्जा देकर अलग कर दिया गया। और पाकिस्तान तो आपको पता ही है कहाँ पर है। तो ये इतिहास थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इतिहास क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इतिहास से वर्तमान की दिशा तय होती है। भारत बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसे विकसित हुए हैं? ऐतिहासिक संबंध की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की नींव 1971 में, अब नींव इसीलिए 1971 में पड़ी क्योंकि जन्म ही हुआ इस बेचारे का 1971 में। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध से स्थापित हुई। भारत ने पाकिस्तान से आज़ादी के युद्ध में बांग्लादेश की सहायता की। महत्वपूर्ण सैन्य सामग्री सहायता मतलब हर चीज़ किया। इस तरह से किया कि 16 दिसंबर को, जिस दिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, भारत में आज भी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाते हैं हम लोग? विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को हम लोग आज भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश पर सैन्य शासन का नियंत्रण होने के कुछ ही वर्षों में दोनों देशों के बीच में संबंध प्रभावित हुए। वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट बना, लेकिन वहाँ के सैन्य तानाशाह ने सिविलियन गवर्नमेंट के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पूरे परिवार को उन्होंने गोली मार दी और वहाँ पर सैन्य शासन कायम हो गया। वहाँ की राजनीति में आपको दो महिलाओं के नाम सुनने को मिलेंगे, खालिदा जिया और एक शेख हसीना। कहाँ पर हैं ये? तो अभी बगल में ही रह रहे हैं, गाज़ियाबाद में रह रही हैं ये शेख हसीना जी और खालिदा जिया। शेख हसीना जो हैं बांग्लादेश के जो बंगबंधु माने जाते हैं मुजीबुर रहमान, उनके परिवार से बिलोंग करती हैं। और खालिदा जिया जो हैं ये सैन्य तानाशाह जो हुए उनके परिवार से बिलोंग करती हैं। दोनों महिलाओं का प्रभुत्व रहा बांग्लादेश की राजनीति पर। बारी बारी से दोनों ने सत्ता संभाला। खालिदा जिया को माना जाता है चीन और पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, तो वहीं पर शेख हसीना को भारत का समर्थक माना जाता है। लेकिन शेख हसीना की सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया गया और भारत के हित इसीलिए प्रभावित हुए क्योंकि भारत की हितैषी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर उसको उठा कर उन्होंने क्या किया? बाहर कर दिया। 1996 में शेख हसीना के सत्ता 1996 में शेख हसीना की सत्ता माने गंगा जल बंटवारे पर एक संधि के द्वारा द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति में एक नई दिशा मिली। शेख हसीना 1996 में पहली बार सत्ता संभाला उन्होंने और उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होने शुरू हो गए। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश ने व्यापार, समझिए क्या पूछेगा आपसे, थोड़ा सा रुकते हैं, ऐसे राम कहानी पढ़ने से नहीं होगा। सबसे पहला चीज़ आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में लिखिए, तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे कि हाल ही में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पश्चात से भारत और बांग्लादेश का संबंध जो है वो चर्चा में है। उसके बाद आप जो सवाल पूछा जाता है उसको लिखेंगे। यानी कि इंट्रो में क्या लिखेंगे? इंट्रो में हमेशा करंट को ही लिखेंगे कि करंट में क्या प्रगति है, उसके आधार पर आप इंट्रो लिखेंगे। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंधों में कौन सी चुनौतियाँ देखने को मिली है। ये छोटा सवाल हो गया। इस प्रकार से पूछा जा सकता है भारत और बांग्लादेश के संबंध में आप किस दिशा में जाते हुए देखते हैं, तो आपको उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर रिलेशन हमारे, कल्चरल दृष्टिकोण हमारे लिखने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको चुनौतियां लिखनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको समाधान लिखना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये आपको सवाल की कैटेगराइजेशन करके मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है आपसे पूछे कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच में हाल के दिनों में कौन सी चुनौतियां देखी गई हैं। आपके अनुसार भारत को क्या करना चाहिए अपने सामरिक हितों को सुरक्षित करने के लिए? ये सवाल अभी आपके सामने मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये क्या हो गया? इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसमें एक आयाम दे दिया आपको, स्ट्रैटेजिक रूप से हमारे इंटरेस्ट जो है उसको सुरक्षित करना है। देखिए एक एक करके अब पढ़ते चलते हैं। आर्थिक सहयोग है। विगत दशक में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार निरंतर वृद्धि हुई है। आप इसी तरह समझ सकते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 21-22 में 18 बिलियन और 22-23 में कोविड के 19 महामारी और रूस यूक्रेन के बाद गिरावट आई थी। अब जब से शेख हसीना जी की सरकार गई है तब से गिरावट और भी ज़्यादा देखा गया है। भारत ही बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जिसके भारतीय बाजार और निर्यात में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। एक चीज़ और है, बांग्लादेश को हम अपने जो श्याम प्रसाद मुखर्जी पत्तन है ना कोलकाता में, उसके अलावा देश के जितने बड़े बड़े हवाई एयरपोर्ट हैं हमारे, वहाँ से उसको बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने का हम देते हैं सहूलियत। उसके साथ साथ हम उसको क्या देते हैं कि आप हमारे बड़े बड़े जो समुद्री हमारे बंदरगाह हैं वहाँ से भी आप अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
क्योंकि बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप कंट्री में आता है, ध्यान से सुनिएगा, लीस्ट डेवलप कंट्री में आता है। इस कारण से दुनिया के कई सारे देशों में उसको टैक्सेशन में रिलैक्स मिलता है और उस रिलैक्स होने के, टैक्सेशन कम होने के कारण से उसको बेनिफिट मिलता है। हमारे बाज़ार को नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर भी हम सहूलियत देते हैं क्योंकि लीस्ट डेवलप कंट्री है और हमारे रिलेशन अच्छे हों, इसलिए हम उसको अपने पोर्ट का और अपने एयरपोर्ट और अपने बंदरगाह का हम क्या देते हैं, एक्सेस देते हैं। 2022 में दोनों देशों ने CEPA पर हस्ताक्षर किया। CEPA को अतिरिक्त महत्व मिला क्योंकि बांग्लादेश वर्ष 2026 के बाद अपना अल्प विकसित देश LDC का दर्जा खोने के लिए तैयार है, जिससे भारत उसकी शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त बाजार पहुँच खो देगा। 2026 में क्या होने वाला है, उसका जो LDC का दर्जा मिला हुआ है, लीस्ट डेवलप कंट्री का, वो दर्जा उससे छीन सकता है और भारत में या US में या दुनिया के बाज़ार में जो उसको कम टैरिफ पर सामान बेचने का छूट मिला हुआ है वो उससे छीन सकता है। बांग्लादेश भारत के साथ मुक्ति व्यापार समझौता FTA को अंतिम रूप और चीन समर्थित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को उत्सुक है। यह दोहरा रवैया भारत के लिए चिंताएँ बढ़ाता है कि RCEP में भी जा रहा है ये, और ये हमारे साथ भी खेला कर रहा है। अब तो कुछ ज़्यादा ही खेला कर रहा है गुरु। अवसंरचना 2010 के बाद से भारत ने बांग्लादेश को $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक की ऋण सहायता प्रदान की है। भारत और बांग्लादेश सीमा समझौता किया। अब सीमा समझौता क्या हुआ था, भारत ने अपने कुछ गांव दिए बांग्लादेश को और बांग्लादेश के कुछ गांव अपने में लिए, और इससे क्या हुआ कि सीमा विवाद जो बहुत लंबे समय से चला रहा था, मोदी जी ने उस समय बांग्लादेश की यात्रा की थी और इसका हल निकाल लिया गया। भारत और बांग्लादेश ने वर्ष 2023 में अखरौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया, जो बांग्लादेश और पूर्वोत्तर को त्रिपुरा के माध्यम से जोड़ता है। इस लिंक ने भारत की माल की आवाजाही के लिए बांग्लादेश में चट्टगांव और मोंगला बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान की। ये भारत के लिए अच्छा रहा था। इसने असम और त्रिपुरा में लघु उद्योग तथा विकास को मिलने के बाद, मतलब क्या है देखिए, नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास बहुत कम जगह है। एक चिकन नेक का इलाका है, तो अगर हम बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट करते तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन ये सब बातें ना पिछले साल के अगस्त से पहले की हैं। पिछले साल अगस्त में हुआ है ना कांड, कि सितंबर में हुआ है शायद कांड, उससे पहले की बातें हैं। उसके बाद हमारा रिलेशन न्यूनतम स्तर पर है, बिल्कुल ख़राब है, बहुत ख़राब रिलेशन हो गया हम दोनों देशों का। आप खुद इसी से समझ सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ में सैन्य समझौते कर रहे हैं। वो हमें धमकी देते कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट लेंगे। बताइए, उनसे अपना घर तो काटा जा नहीं रहा है, घर चलाना मुश्किल है अगर नॉर्थ ईस्ट को काटते हैं। परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बीमस्टेक मास्टर प्लान भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड में प्रमुख परिवहन परियोजनाओं को जोड़ने पर केंद्रित है। यही सब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे ना हमारे, जो चल रहे थे, ये सत्ता परिवर्तन से ये सारे प्रोजेक्ट अधर में लटक गए हैं। भारत का ध्यान त्रिपुरा से 100 किलोमीटर दूर बांग्लादेश द्वारा बनाए जा रहे मटरबारी बंदरगाह पर रहेगा। यह बंदरगाह ढाका और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारा बन जाएगा, और इससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट तक हम एक पानी के रास्ते से भी जा सकेंगे। ऊर्जा के सेक्टर में भी हम लोग काम करते हैं। बांग्लादेश भारत से लगभग 2000 मेगावाट बिजली आयात करता है, हम उसको बेचते हैं। 2018 में भारत और रूस ने मिलकर बांग्लादेश में परमाणु संयंत्र बनाने का काम भी शुरू किया था। परमाणु रिएक्टर वहाँ पर बनाया जा रहा है बिजली उत्पादन के लिए। भारत और बांग्लादेश 4096। भारत की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। यह भारत द्वारा अपने किसी पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी भूमि की सीमा है। कौन सी, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और बांग्लादेश, इन सभी से सीमा लगती है। किस किस से, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम। ये याद रहेगा। बिहार और बांग्लादेश के बीच में बस पश्चिम बंगाल का छोटा सा सूक्ष्म सा इलाका आता है। अगर आप किशनगंज का मैप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत नज़दीक है, ये बहुत नज़दीक है, बीच में पश्चिम बंगाल का इलाका आ जाता है। इस कारण से हमारी सीमा टच नहीं होती है, नहीं तो हमारी सीमा भी टच कर सकती थी। बहुपक्षीय सहयोग, भारत और बांग्लादेश SAARC, सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, बीमस्टेक, IORA जैसे बहुपक्षीय मंच के माध्यम क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आने वाले समय में ब्रिक्स में भी इसको शामिल करने की संभावना, हालांकि करना नहीं चाहिए, बिल्कुल बेकार है ये। उसके अलावा बोल रहे हैं कि ये क्वाड में भी मेंबर बन सकता है, इसमें भी नहीं बनाना चाहिए, बहुत बेकार हो गया अभी ये। पहले इसको बोलो कि सुधरो, फिर जाके इसको कहीं पर मेंबर बनाना चाहिए। आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव के प्रमुख मुद्दे, तो ये तनाव के मुद्दे तो स्टैटिक मुद्दे हैं, लेकिन पहले करंट वाला हम तनाव का मुद्दा पढ़ेंगे। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या प्रभाव। राजनीतिक अस्थिरता बोले तो शेख हसीना, जिनके रिलेशन प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की सरकार,
उनके साथ में अच्छा रिलेशन था इनका। कुछ दिन पहले भी आई थी भारत की यात्रा पर ये, फिर इनको भारत भाग के ही आना पड़ गया। लग रहा है उस समय ट्रेन का टिकट लेने आई होंगी, फिर बाद में भाग करके आई हैं। तो जो भी है, अब ये भारत में ही रहती हैं। इसके कारण से भी भारत सरकार के समक्ष ना समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में ना अपराधियों को डिपोर्ट करने का क्या है तो डील हो रखा है कि भारत का कोई अपराधी अगर बांग्लादेश में है तो भारत सरकार को, वो अगर बांग्लादेश सरकार को बोलती है तो बांग्लादेश सरकार उसको लौटा देगी। उसी प्रकार का डील भारत ने भी किया हुआ है कि भाई बांग्लादेश का कोई अगर अपराधी भारत में है तो भारत उसको क्या करेगा, वापस कर देगा। अब चूंकि शेख हसीना जी हैं अभी भारत में, तो शेख हसीना जी को अगर बांग्लादेश ने अपराधी घोषित कर दिया और अगर उन्होंने मांग की कि भारत सरकार को इनको वापस करना चाहिए, तो फिर भारत सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा मना करना। तो फिर थोड़ा सा कठिन सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि हमने डील किया हुआ है। हालांकि भारत सरकार ये बोल सकती है कि ये एक राजनीतिक कैदी हैं, राजनीतिक तौर पर इनको क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना कोई दूध की धुली नहीं है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं ये। बहुत सारे लोगों को मारा भी इन्होंने, ह्यूमन राइट का जम के उल्लंघन किया है इन्होंने, तो ये भी इन पर आरोप लगे हैं। भारत ने शेख हसीना के रूप में एक महत्वपूर्ण साझेदार खो दिया है। आतंकवाद का मुकाबला करने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में आवश्यक भूमिका निभा रही थी है। हसीना के नेतृत्व में भारत को सुरक्षा मामलों पर बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। बांग्लादेश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है अगर आपसे पूछा जाए तो? आपको पता है ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में आपने सुना है? नॉर्थ ईस्ट में जब सभी राज्यों में, असम में, मेघालय में, नागालैंड में भी, त्रिपुरा में और मिजोरम में, इन सभी राज्यों में जब वहाँ पर क्या हुआ कि आंतरिक इंटरनल रूप से हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जगह जगह पर विद्रोही खड़े हो गए थे और वो भारत को तोड़ने की बात करने लग गए थे। और भारत के बाहर के देश जैसे चीन और पाकिस्तान ने उनका सपोर्ट भी किया था। तो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था भारत सरकार ने कि या तो सरेंडर करो नहीं तो हम उड़ा देंगे। तो वो सारे भाग करके कहाँ चले जाते थे? बांग्लादेश और भूटान चले जाते थे। तो भारत सरकार ने फिर डील किया बांग्लादेश के साथ में कि आप इनको पनाह नहीं दोगे। तो फिर बांग्लादेश ने सहयोग किया और नॉर्थ ईस्ट से लगभग में हमने उग्रवाद की समस्या को निपटा दिया था। अब अगर बांग्लादेश अशांत होता है तो फिर क्या अशांत होगा? हमारा नॉर्थ ईस्ट अशांत होगा। बांग्लादेश से लोग जब भाग करके हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आते हैं, चाहे वो असम में आते हैं, असम में डेमोग्राफी चेंज हो गया, इसलिए वहाँ पर CAA NRC करवाना पड़ गया। उसके अलावा त्रिपुरा में भी, मेघालय में भी, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, यहाँ तक कि बिहार के किशनगंज के इलाकों में भी आपको बांग्लादेश के निवासी दिख जाएंगे, जो वहाँ से किसी भी कारण से भाग करके भारत में आए हैं और भारत में शरणार्थी संकट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। भारत में शरणार्थी संकट क्रिएट किया है, जिसके कारण से क्या होता है, लोगों के बीच में, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं और जो शरणार्थी बनकर आते हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। वित्त वर्ष 23-24 में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा। हसीना के प्रशासन के तहत दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, साफ्टा वगैरह भी शुरू किया गया था, लेकिन अब ये सब कुछ खतरा में पड़ गया है। उनके प्रशासन के प्रति भारत का समर्थन अब तक एक दायित्व बन गया है, क्योंकि उनकी अलोकप्रियता और विवादास्पद शासन भारत की क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है और कर दिया है। पश्चिमी देशों की जांच और संभावित प्रतिक्रिया। हसीना को भारत के समर्थन ने पश्चिमी सहयोगी, खासतौर अमेरिका के साथ टकराव का स्थिति पैदा कर दिया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका शेख हसीना को देखना नहीं चाहता है। उसने बहुत कोशिश की और उसने हटा भी दिया अंततः शेख हसीना को। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप महोदय आए हैं, इन्होंने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की सरकार का जो US एड मिल रहा था, US से सहायता मिल रही थी वित्तीय, फाइनेंशियल रूप से, उसको उन्होंने रोक दिया। ठीक है, तो ये एक संकेत होता है कि हम आपकी राजनीतिक प्रणाली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, चुनाव करवाइए। अब अलोकप्रिय नेता का समर्थन करते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया। भारत ने जिसको सपोर्ट किया वही चोर निकल गया, उसको भागना पड़ गया। तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए दिक्कत पैदा हो गया कि भाई किस तरह से हम क्या करें। नई सरकार जो आई है, जिसके अक्सर लगता है कि भारत ने शेख हसीना को बचा करके रखा हुआ था और शेख हसीना ने बांग्लादेश को तबाह किया, जैसा लगता है लोगों को। हालांकि बांग्लादेश ने शेख हसीना के शासनकाल में बहुत तेज़ी से प्रगति किया है, बहुत तेज़ी गति से उसके GDP काफ़ी अच्छी रही है, HDI में भी काफ़ी अच्छा उसका रहा है रैंक। हसीना की बढ़ती अलोकप्रियता से भारत के लिए क्या हो गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ का स्थिति हो गया था और भारत सरकार को अंततः
शेख हसीना जी को ढाका से दिल्ली लाना पड़ गया। और लेकर के आए, अब उनका क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं, बस रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं। भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है? यह देश व्यापार परिवहन के लिए महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है, पूर्वोत्तर हिस्से को भी जोड़ने का काम करता है, पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूर्वोत्तर में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ने में भी ये सहायता करता है, व्यापारिक साझेदार भी है और बे ऑफ बंगाल में भी साझेदार है ये हमारा। और भी कुछ चुनौतियों को हम लोग देखेंगे। महत्व मैंने आपको समझाया शॉर्ट में, चुनौतियों को भी महत्व में मैंने आपको क्या क्या बताया कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे लिए है, आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ लड़ सकता है। और क्या बताया मैंने आपको मैंने बताया कि ये बे ऑफ बंगाल में भी हमारे साथ क्या कर सकता है, तो उस सहयोग में आगे बढ़ सकता है। बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये भाग बनने को तैयार है, ये एक बड़ा चुनौती हमारे लिए। मादक पदार्थों की तस्करी, मानव और बच्चों की तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ से। इसके अलावा और क्या है भाई, एक मुद्दा तो अवैध प्रवास का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। चाहे वो दिल्ली इलेक्शन हो, दिल्ली में भी आपने सुना होगा कि बांग्लादेश के लोग काफ़ी सारे रहते हैं। देखिए लीगल तौर पर जो रहते हैं उनसे दिक्कत थोड़ी ना है, लीगल तौर पर जो रहते हैं वो रहते हैं भाई। इलीगल तौर पर बहुत सारे लोग भाग कर आते हैं भारत अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। इसके कारण से क्या हो गया है, चुनौतियां पैदा हो गई। ये सारे चुनौती हैं। सीमा पार नदी जल बंटवारा, भारत और बांग्लादेश 54 नदी साझा करते हैं, लेकिन अब तक केवल 2 नदियों पर गंगा जल संधि और कुशियार नदी संधि पर हस्ताक्षर हुआ है। अन्य प्रमुख नदियां हैं जैसे तीस्ता जल विवाद, फेनी मुद्दा, ये सारे मुद्दा चल रहा है। तीस्ता में क्या इशू आ जाता है, भारत सरकार, बांग्लादेश सरकार और कौन सी सरकार, तो और है आपकी एक सरकार जिसको कहते हैं पश्चिम बंगाल की ममता दीदी। ये 3 लोग मिलकर साझेदारी करना चाहते, तीनों अलग अलग। आपको लगता है मोदी जी और ममता जी बैठकर एक बेंच पर बैठ के काम कर पाएंगे, है ना? तो हम्बा तो ये दोनों काम नहीं कर पाते हैं। ऊपर से फिर राजनीति आ जाता है कि हम अपने हिस्से का पानी बांग्लादेश को क्यों दें। इस कारण से क्या हो गया है, एक चुनौती हो गई है। एक और चुनौती जो आपने अभी तक नहीं सोचा होगा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खास तौर से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कब से? जब से नई सरकार वहाँ पर बनी है, घर से खींच कर मारे गए हैं लोगों को, जलाया है उन्होंने, और भी पता नहीं महिलाओं के साथ भी क्या क्या नहीं किया है। तमाम तरह के वीडियो रिपोर्ट्स ये सब आपको इंटरनेट पर दिख जाएंगे। और सबसे ख़राब चीज़ ये है कि भारत की सरकार ने, जो खुद को मजबूत सरकार कहती है, इस मुद्दे पर एक शब्द कुछ नहीं कहा है, पूरी खुली छूट दे रखी है। इंदिरा गांधी जी के समय में भी उन्होंने प्रताड़ित किया था। वहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने टैंक लेकर घुस गई थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, लेकिन फ़िलहाल सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये तो सच है, आपको देखना पड़ेगा। माइनॉरिटी के साथ वहाँ पर बहुत अन्याय हो रहा है। बड़े बड़े मंदिर के महंतों को उन्होंने पकड़ कर जेल में डाल दिया और माइनॉरिटी को तो रहना मुश्किल कर दिया उन्होंने। तो ये कुछ क्या हो गया है, ये कुछ आपको चुनौतियाँ देखने को मिल रही है। अगला क्या है, देखिए क्षेत्रीय भू राजनीति। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता से चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल गया इस क्षेत्र में। पाकिस्तान को भी अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल गया इस क्षेत्र में। पाकिस्तान को भी अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिल गया इस क्षेत्र में। माना जा रहा है कि उस रिजीम चेंज ऑपरेशन में, जिसके तहत बांग्लादेश की सरकार को हटाया गया, उसमें पाकिस्तान और अमेरिका भी शामिल थे। बांग्लादेश अगर थोड़ा सा अशांत हो जाता है तो भारत का नॉर्थ ईस्ट और भारत का पश्चिम बंगाल, बहुत बड़ा एरिया जो है भारत का, उस पे ऊपर प्रभाव पड़ता है। भारत के व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। ये सारे मैंने आपको चुनौतियां बताई है। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की भी चिंताएं उत्पन्न हो जाएगी। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि भारत ने भारी मात्रा में निवेश किया हुआ है, इस पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। सारा मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से बांग्लादेश को लेकर हमारे पास चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। हमारा रिलेशन क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, राजनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, सामरिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। इस तरह से कैटेगराइज करके आप लिखेंगे। आपसे पूछेगा कि रिलेशन कैसा है, तो आप लिखेंगे इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है, पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन कैसा है। आपसे पूछा जाएगा कि महत्व किस प्रकार का है, तो वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सारी बातें तो कर ली, लेकिन ऑफिसर बनने वाले हो, समाधान तो बताओ। क्या होगा समाधान? समाधान क्या होगा?
समाधान होगा कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन हो, इसके लिए भारत सरकार को पहल करना चाहिए। अब सुनिए ज़रा, हर चीज़ लिखा ही नहीं जाता है, सोचना चाहिए ना आपको। समाधान ये हो सकता है कि बांग्लादेश में हो रहे माइनॉरिटी के साथ अत्याचार को भारत को दुनिया के पटल पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए और लेकर जाना चाहिए दुनिया भर में कि ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे देश के अंदर भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सेम ही हिंदू मुस्लिम लोग हमारे यहाँ भी रहते हैं। अगर वहाँ पर कुछ नुकसान होता है तो हमारे यहाँ पर भी सामाजिक रूप से तनाव उत्पन्न हो सकता है। 1991 में जब अयोध्या में मंदिर ढाया गया, तो मस्जिद ढाया गया 1991 में, तो बांग्लादेश में बहुत बड़ी मात्रा में अल्पसंख्यकों का कत्ल कर दिया गया था। तस्लीमा नसरीन एक लेखिका हैं, नाम गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, तस्लीमा ही नाम है उनका। उनकी किताब का नाम है लज्जा, पढ़ा है मैंने, मेरे पास है, पतली सी किताब है, लज्जा पढ़िएगा, आपको इंटरेस्ट दिखेगा क्या क्या हुआ था वहाँ पर 1991 के पश्चात। तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश से निकाल दिया गया, वो भारत में ही रहती हैं। तो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, चुनौतियाँ उत्पन्न, उसका समाधान भी करना चाहिए। साथ में भारत सरकार को, जो वर्तमान में बांग्लादेश की सरकार है, उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, न कि उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारे निवेश हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश आवश्यक है, तो काम करना ज़्यादा सही रहेगा, दुश्मनी क्यों बढ़ावा देना। साथ में बांग्लादेश को उचित मुहैया जो उपलब्ध करवाना चाहिए, जो पोर्ट वगैरह हैं, बंद नहीं करना चाहिए, बाइकआउट नहीं करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, सार्क, इंडियन ओशन एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, सार्क, IORA और बीमस्टिक जैसे जो बड़े बड़े मंच हैं, उस मंच पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये कुछ क्या हो गए, ये कुछ समाधान हो गए। बाकी कुछ समाधान तो आप भी सोचेंगे ना, सारा काम मैं ही कर दूं, एग्ज़ाम भी मैं ही दे दूं आपके बदले जाकर। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा।